लंबोदर है गज बदन, दो ऐसा वरदान। लंबोदर है गज बदन, दो ऐसा वरदान। अक्षर अक्षर ब्रह्म हो, अक्षर अक्षर ज्ञान। अक्षर अक्षर ब्रह्म हो, अक्षर अक्षर ज्ञान। नमस्कार, श्री भारत भूषण आर्य जी की के दोहे से आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि गणपति जी विराजमान हो चुके हैं और हम सब गणपति जी की आराधना करते हैं। तो बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया। और भगवान गणेश की असीम अनुकंपा से 160वें पायदान पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। किरदार जिंदगी के आज 160 एपिसोड पूरे हो गए हैं। ये हमारे लिए भी बहुत उपलब्धि की बात है। और आज गणपति जी भी पधारे हैं, तो दोहरी खुशी है। और दोहरी खुशी के लिए आपको भी बधाई, मुझे भी बधाई, इस हिंदी साहित्य संस्थान को बधाई, पूरे जग को बधाई। एक खास शख्सियत से मिलवाने आई हूँ और अपने आप में एक बड़ी उपलब्धियों को समेटे हुए किरदार। और आज मैं बहुत फख्र से कह सकती हूँ कि मेरी जो माला है, जिसमें प्यार है, समर्पण है, जिसमें ऊर्जा है, आप सबका दुलार भी है शामिल। मेहनत है, कड़ी मेहनत मैं कह सकती हूँ, पूरी टीम का सहयोग है। उस माला में आज 160 मोती पिरोए जा चुके। सच में कभी कभी हम सोचते हैं कि कैसे संभव हो पाया, कैसे हम यहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन वो है ना विघ्न विनाशक, सब काम सफल करते हैं। तो चलिए हम डॉक्टर प्रकाशी छिल्लर जी से मुलाकात करते हैं, लेकिन उनका परिचय बहुत बड़ा है और हम तो छोटा सा देंगे, क्योंकि बातें उनसे बहुत सारी करनी है। डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ मैं आपका। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि आप हमेशा सबसे पहले जुड़ती हैं, और जब मैं आपका नाम लेती हूँ तो अपने आप मेरी बातें खिल जाती हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक श्रोता, बेशक आप हमारी टीम का हिस्सा है, लेकिन श्रोता के रूप में आप सबसे ऊपर हैं, सबसे नंबर 1 है। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और जिस शख्सियत से मिलवाने आई हूँ, उनका छोटा सा परिचय मैं ज़रूर देना चाहती हूँ। हालांकि मैंने पहले ही कहा है कि परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं छोटा सा दूंगी क्योंकि बातें बहुत हैं। आप उप शिक्षा निदेशक के पद पर रही हैं, सेवानिवृत्त हैं। आप शिक्षाविद हैं, कई पदों पर आपने कार्य किया है, शिक्षा जगत के कई पदों पर कार्य किया है। 42 वर्षों का आपका अनुभव रहा है और स्नातक शिक्षिका प्रवक्ता रही हैं आप। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रधानाचार्य, शिक्षा अधिकारी व उप निदेशक के पद पर कार्य किया है आपने। शिक्षा निदेशालय दिल्ली से उप निदेशक के पद पर, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि उप निदेशक के पद से आप सेवानिवृत्त हुई हैं। तो आपको अंदाजा मिल गया होगा कि हम एक सुशिक्षित, सुसंगठित और बहुत ज्यादा अनुशासित व्यक्तित्व से आज मिलने जा रहे हैं। साथ ही उनका परिचय है कि कई पत्र पत्रिकाओं में इनके जो लेख हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं। फेसबुक पर अपना समय आप देती हैं, आपको अच्छा लगता है फेसबुक से जुड़े रहना। लघु कथाएं, सुविचार आदि का लेखन आप करती रहती हैं और प्रकृति, सकारात्मक सोच व मानवीय मूल्यों पर आधारित लेख आपके ज़्यादा कविताएं आपकी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़रूर थोड़ा सुनवा दें आज। यदि पुरस्कार की हम बात करें तो उत्तम हिंदी शिक्षक, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको प्राप्त है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण स्मृति पुरस्कार आपको प्राप्त है। ग्रामीण स्वाभिमान पुरस्कार आपको प्राप्त है। महर्षि पतंजलि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आपको प्राप्त है। विश्व मानवाधिकार शैक्षिक पुरस्कार आपको प्राप्त है। उत्तम शिक्षक पुरस्कार समर्पण टाइम्स के द्वारा आपको प्राप्त है। दिल्ली सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोत्तम शिक्षिका व सर्वोत्तम प्रधानाचार्य का पुरस्कार, इंदिरा पुरस्कार आपको प्राप्त है। बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन मैं फिर भी, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पढ़ के आपको ज़रूर बताती हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कि वाक़ई किसी मामूली शख्सियत से मुलाकात नहीं हो रही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि किरदार ज़िंदगी में कोई भी मामूली व्यक्ति आता नहीं है। वो बहुत ख़ास होते हैं, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित हैं आप, बहुत सारे सोशल वर्क भी करती हैं, समाज की सेवा करती हैं। मानव की सेवा करना एक मन में विचार है आपके,
तमाम बातों को अगर मैं बोलूँ तो साथ में एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि एक ऐसे संभ्रांत परिवार से हैं, जहाँ सब सुशिक्षित हैं। इनके पुत्र एयर इंडिया में पायलट हैं, इनके पति, मुझे लगता है कि मुझे बोलने से अच्छा है कि क्यों ना हम प्रकाशी जी से ही बात करें। वो अपने परिवार के बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएँगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के डॉक्टर प्रकाशी छिल्लर जी से मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एक औरत जब समृद्ध बनती है और जब वो सशक्त होती है तो उसके पीछे एक पुरुष ज़रूर होता है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। बहुत-बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ मैं और हमारे पटल पर आप आईं। आपने हमारा अपना समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभारी हैं हम। माइक खोल लीजिए। जी, बहुत अभिनंदन है आपका। नमस्कार वैभवी जी, समस्त सहृदयों का आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन, हार्दिक आभार है आपका और आपकी टीम का, जो मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया आपने। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत पुराना समय मुझे याद आ गया है, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी रही और काफ़ी टाइम के बाद मैंने आज ये मंच फिर से पकड़ने का प्रयास किया है। आपने मंच आपने को नहीं पकड़ा बताया है, जैसे मंच गणेश ने आपको चतुर्थी का पकड़ा है। गणेश चतुर्थी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी सबके परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास करें, हम सबके जीवन में सफलताएं प्रदान करें, मेरी ऐसी कामना है। बिल्कुल मैं सही कहा सबसे आपने। पहले जी, एक वैभवी एक जी कविता जो ज़रूर। प्रभु को समर्पित है, मेरी बिल्कुल, एक बिल्कुल, पुरानी बिल्कुल। कविता है, मैं स्वागत, स्वागत, उससे स्टार्ट करना चाहूंगी, आप लोगों की अनुमति है तो। स्वागत। गणेश जी का दिन है, प्रभु दर्शन से ही स्टार्ट करती हूँ। मैं परमात्मा में बहुत विश्वास रखती हूँ, अध्यात्मवाद मेरे जीवन का एक अंश है। शायद उन्होंने, शायद क्या पक्का ही, जीवन में मुझे बहुत कुछ दिया है। तो थोड़ी छोटी सी कविता है। मुझसे किसी ने पूछा, मुझसे किसी ने पूछा, तुमने कभी प्रभु को देखा है? हाँ हाँ देखा है, एक बार नहीं अनेक बार देखा है। कैसा है उसका स्वरूप, कैसा है उसका स्वरूप? जैसा चाहा वैसा ही है उसका स्वरूप। क्या कहा? जैसा चाहा वैसा पाया। हाँ हाँ यही तो कहा है मैंने। जब भी मैंने अंतर मन से चाहा, पाया उसका अनंत विराट संकट मोचन स्वरूप। जब कभी बाहरी मन से चाहा, जब कभी बाहरी मन से चाहा, केवल खाना पूर्ति करने के लिए, तो उसने भी कर दिया, तो उसने भी कर दिया पाषाण प्रतिमा बनकर ब्रह्म स्वरूप बनने का निर्वाह। कभी भी परख लेना, जब भी सच्चे मन से करोगे स्मरण, आएंगे प्रभु अवश्य अपना फर्ज निभाने। द्रौपदी सम चीर बढ़ाने, सीता का अस्तित्व बचाने। मत करना अविश्वास कभी भी, मत लेना परीक्षा उसकी, जो सबका देनहार है। वही है सब कुछ करने वाले। हाँ हाँ तभी तो कहा था ना मैंने, तभी तो कहा था ना मैंने, साक्षात देखा है प्रभु को। एक बार नहीं बार बार देखा है उसको। धन्यवाद। क्या बात है! बहुत सुंदर कविता और वाक़ई ईश्वर से जो मिलने का एक ज़रिया है, वो हमेशा उनको हम अपने दिल और दिमाग में रखें। जिस रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, उसी रूप में उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमारे साथ आदरणीय सुरेश शर्मा सागर जी, जो हमारे पटल के मुख्य सलाहकार हैं और दर्शक नंबर 2, तो बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और
साथ में हमारे साथ सचिन चिल्लर जी जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिवादन है आपका, स्वागत करती हूँ। और अंजू कश्यप जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन है। विनोद टंडन जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है किरदार जिंदगी के 160वें एपिसोड में। और आप सभी से एक ही निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। प्रकाशी जी, सबसे पहली बात तो अ, इतनी सुंदर कविता के लिए पुनः बधाई। और जब भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम जो किरदार हमारे साथ होते हैं, हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि आप अपने परिजनों के बारे में, अपने परिवार के बारे में बताएं। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हम आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि से करना चाहते हैं, तो हमारे दर्शकों को अपने परिवार के बारे में ज़रूर बताएं। जी। बिल्कुल वैभवी जी। देखिए, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से, मिट्टी से जुड़ी हुई महिला हूँ। मेरे माता-पिता साधारण परिवार से थे। मेरे पिताजी आर्मी में थे, किंतु 4-5 साल की सर्विस के बाद ही वो बीमार हो गए थे और फिर उनको सेवानिवृत्ति मिल गई थी। मेरी माताजी एक धार्मिक महिला थी और बड़ी कर्मठ महिला थी। नाना-नानी के पास मेरा पालन-पोषण हुआ है। मैं 2 साल की थी, तब मैं नानी के पास आ गई थी। हरियाणा में मेरा गाँव है, मातनहेल झज्जर ज़िले में पड़ता है। और मेरा बचपन 2 साल से लेकर और एजुकेशन मेरी सारी दिल्ली में ही हुई, नाना-नानी के पास। मैं और मेरे से बड़े वाले ब्रदर यहाँ पर रहते थे। हमारी बड़ी फैमिली है, 4 बहनें हैं हम, 4 भाई हैं, सभी सुशिक्षित हैं। मेरे से बड़ी 2 बहनें हैं, दोनों बहनें प्रधानाचार्य के पद से जो प्राइमरी में थी, निवृत्त हुई हैं, सेवानिवृत्त। मेरे से छोटी बहन है, वो लॉयर है, वकील है, सोनीपत में और गुड़गांव में, दोनों जगह पर वकालत करती हैं। चारों भाई सुशिक्षित हैं, बड़े भैया पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे खेती-बाड़ी काफ़ी अच्छी है, 2 जगह हमारी ज़मीनें हैं, तो उन्होंने खेती-बाड़ी मम्मी के साथ सँभलवाई। उनसे छोटे भैया हैं, वो बैंक में मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनसे छोटे भैया हैं, वो एक्सीएन रिटायर हुए हैं, बीएसएनएल से, रोहतक से। और सबसे छोटे हैं, वो सब इंस्पेक्टर हैं, दिल्ली पुलिस में अभी कार्यरत हैं। मेरा विवाह हरियाणा के ही गाँव में हुआ था। शादी के कुछ टाइम के बाद ही हम शिफ्ट कर गए थे, क्योंकि मेरी जॉब लग गई थी। मेरे फादर इन लॉ दिल्ली पुलिस में ही थे। मेरी सास भी बहुत सरल महिला थी, परिवार बहुत सिंपल था। मेरे हस्बैंड पहले दिल्ली पुलिस में थे, उन्होंने वीआरएस लेकर अपना गुड़गांव में रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। कम से कम 20 साल के करीब हो गए हैं और सारी फैमिली बड़ी मिलजुल कर रहने वाली है। मैं एक बात आपको और बता दूं, और मेरे इस शैक्षणिक यात्रा में मेरे संपूर्ण परिवार का बहुत बड़ा रोल है। चाहे मेरे माता-पिता के पास मैं बहुत कम रही हूँ। नाना-नानी मैं अपने नाना जी और नानी जी को इस अवसर पर अवश्य याद करूँगी। मैं 2.5-3 साल की थी, तभी मैं बड़े बहन-भाइयों के साथ स्कूल जाने लग गई थी। मेरी 2.5 साल एज ज़्यादा लिखी हुई है, आप यकीन नहीं करेंगे। उनके साथ जाती थी और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी मैंने। नाना जी मुझे खुद गोद में लेकर स्कूल में छोड़ कर आते थे। इसी तरह से इन यात्राओं को आगे चलते हुए आगे विवाह भी मेरा 20 वर्ष की आयु में हो गया था और मेरे पतिदेव परमात्मा की कृपा से बहुत ही सज्जन हैं। उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। मैंने ग्रेजुएशन के फाइनल एग्जाम दिए थे, उसके बाद मेरा विवाह हो गया था। मैंने साहित्य रत्न, एमए, बीएड, पीएचडी सारे एग्जाम, सारी पढ़ाई मैंने शादी के बाद की। मेरी जॉब लग गई थी 1983 में दिल्ली में। उससे पहले 1.5 साल मैंने हरियाणा में भी जॉब की है और बच्चे भी इनके जन्म के बाद पढ़ाई किए। इनका भी बहुत बड़ा रोल है। जब मैं पीएचडी करती थी, इनको 5 बजे हम जाते थे। मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से की थी। डॉक्टर धन प्रकाश मिश्रा जी को मैं नमन करती हूँ, मेरे गाइड थे और बहुत अच्छे वो थे, एचओडी थे वहाँ के वो। बच्चों को मैं सुबह सोते हुए छोड़कर चली जाती थी, लॉक लगाकर। मेरी नीस एक मेरे पास रहती थी, वो भी पढ़ती थी 11th-12th में, तो आती थी तो कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ठंडी रोटी मिली या कुछ। इतने जिम्मेदार थे, अंदर से लॉक लगा के अपना आराम से रहते थे। मेरे हस्बैंड
हर एक चीज़ में सीआईसी की लाइब्रेरी में हम जाते थे, वहाँ सारे थीसिस मेरे सामने रख के कि तुम पढ़ाई करो, मैं शाम को वापस आऊँगा तो तुम्हें ले जाऊँगा घर पर। इस तरह से मैंने पीएचडी की है। सैटरडे संडे को जैसे मेरी छुट्टी होती थी तो वहाँ पर मैं लाइब्रेरी में चली जाती, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में बहुत मेहनत की है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। यूपीएससी से मैंने 2 बार एग्ज़ाम पास किया है, प्रिंसिपल डायरेक्ट मैं यूपीएससी से सिलेक्ट होकर आई, और उसके बाद एजुकेशन ऑफिसर का भी मैंने एग्ज़ाम पास किया था। वो थोड़ा-सा 3 महीने का एक्सपीरियंस कम रह गया था, तब तक मेरा प्रमोशन हो चुका था। तो उन्होंने बस जैसे ये पता लगता कि बुक लेके बैठी हुई है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये काम कर लो। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चों को भी इस चीज़ का आभास था कि मम्मी कुछ कर रही हैं तो हम भी बुक लेके अपने पढ़ लें। शायद परमात्मा ने ही ये सब मार्ग दिखाया, और सभी कहते हैं ना कि सफलता में किसी महिला का योगदान होता है। मेरे जीवन में तो मेरे पतिदेव का बहुत बड़ा क्या स्थान बात है! है। बहुत अच्छी बात आपने कही आज। और बहुत अच्छा लगता है हमेशा लोग जो पुरुष प्रधान समाज में हम रह रहे हैं, हमेशा पुरुष को ही कहा जाता है कि महिलाएँ उनको सपोर्ट करती हैं, महिलाएँ आगे बढ़ाती हैं, महिलाएँ घर चल सँभालती हैं तो पुरुष आगे जाते हैं। लेकिन तब जब उलट बात होती है, जब महिला को आगे बढ़ाया जाता है, जैसे आप जैसी महिलाएँ हैं और भी बहुत सारी महिलाएँ हैं, मैं स्वयं हूँ। अ, जो कुछ भी मैं कर पा रही हूँ, उनका सहयोग है तभी मैं कर पा रही हूँ। और बहुत आनंदित होकर हम कोई भी काम कर पाते हैं, जब हमें पूरा परिवार का सहयोग प्राप्त होता है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। और वाक़ई इतनी एजुकेशन, क्योंकि आपने बताया कि 20 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी। एक कच्ची उम्र होती है उस समय, और वहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा है वो वाक़ई कहते हैं ना, ससुराल पक्ष का बहुत बड़ा योगदान है आपके जीवन में, और ये बहुत मेरे अच्छी बात। सास भी बहुत ही अच्छी, बड़ी सिंपल लेडी थी। मेरी नंद थी, वो पढ़ी लिखी थी, टीचर थे। तो मेरी बड़े वाली जो सिस्टर इन लॉ है, उनकी पसंद थी मैं। उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने भी, और मेरे हस्बैंड की नेचर ये रही है सबको साथ लेकर चलने वाले। उन्होंने अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ किया, सब बच्चों को भी पढ़ाने का है। जैसे मेरे छोटे वाला देवर मेरे पास रहता था, उसने ग्रेजुएशन मेरे एमकॉम किया, उसने मेरे पास रह के बिजनेस में अभी हस्बैंड के साथ ही है, वो कॉन्ट्रैक्टर भी है, वो इनके साथ, ये बिल्डर हैं तो सारा कॉन्ट्रैक्ट उसको देते हैं। मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ मेरे पास रहती थी, फिर मेरी नीस रहती थी। जो भी बच्चे ऐसे होता कि गांव में है, नहीं कर पा रहे हैं, तो कहते थे कोई बात नहीं, वहां रह जाएंगे। एक टाइम तो ऐसा था मेरे पास 4-4 लड़कियां रहती थी वैभवी जी। मेरी एक नीस रहती थी, वो जेबीटी कर रही थी यहाँ से। 2 लड़कियां थी जो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, तो मेरी दूसरी नीस थी, उसकी फ्रेंड थी, वो मेरे यहाँ रहती थी। और 2 नेपाली लड़की थी, उनकी मदर मेरे यहाँ काम करती थी, वो एक्सपायर हो गई थी। दोनों लड़कियों का एक का बुटीक खुलवाया हमने, फिर एनआईओएस से उस दूसरी बेटी का एग्ज़ाम दिलवाए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये कहने की शायद सामर्थ्य ही नहीं है मेरी कि क्या हेल्प करनी है किसी की। हम तो एक माध्यम हैं जो परमात्मा देता है। हमारी दोनों की ऐसी नेचर रही है। अभी भी गेस्ट कोई भी आएगा, मेरे हस्बैंड की यही इच्छा होती है कि खाना खाए बिना नहीं जाने देंगे। और यही मेरी बहुओं में भी है, बेटों में भी वो परंपरा ऐसी चली आ रही है। मिलजुल कर रहने वाला परिवार है, बड़ा परिवार है। शादी, कोई उत्सव होता है, 100 लोग तो हमारी फैमिली के ही हो जाते हैं आपस में, और सबका बहुत स्नेह भाव है। बहुत अच्छी ये बात है। देखिए जब हम किसी कार्यक्रम को प्रसारित करते हैं, और जब बहुत सारे ऐसे किरदार आए हैं और उन्होंने जब अपने परिवार के बारे में इस तरह की बातें बताई हैं, जो कहने के लिए तो बड़ी छोटी-छोटी सी बातें हैं लेकिन दिल को छूने वाली हैं। आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं, एकल परिवार की बात करते हैं, वहाँ पर संयुक्त परिवार का होना, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे कि आपने कहा आपके घर में सब एजुकेटेड हैं, सब बड़े पदों पर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक फ्लो चला है आपके परिवार में, जहाँ पर सब कुछ मतलब संतुलित है। और जी, ऐसे में अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि जैसे कि आपने कहा कि कविताएँ और बहुत सारे लेख आपके छपते हैं और छपे भी हैं, और आपको लेखन के प्रति जो आपका लगाव रहा है, ये कब शुरू हुआ? ये बचपन से ही था मुझे। मैं 7th 8th में थी तो ऐसे कुछ भी देखकर कुछ भी लिख देती थी।
ऐसा मेरी फैमिली में लिखने का किसी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहा है कि किसी से मैंने सीखा। अभी भी मेरे मन में कुछ भी आएगा, बारिश का मौसम है, कोई चिड़िया दिखाई दे गई तो उसको देखकर, कोई बच्चा जा रहा है उसको देखकर भाव मन में उत्पन्न होते हैं और अभिव्यक्ति अपने आप आ जाती है। 7th 8th में थी मैं, फिर 10th में थी मैं, मेरी पोयम मैंने सुनाई थी। तो वहां पर मेरी एक बात मैं और बताना चाहूंगी, जिस स्कूल से मैंने 12th क्लास पास की थी उसी स्कूल में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी दिल्ली में 3 साल बाद। और जब मैं ज्वाइन करने गई, बहुत छोटी एज थी मेरी, 22 साल की मैं सारी थी, तो सारे टीचर्स उस टाइम के वहीं पर थे। उन्होंने कहा कि बेटा आप सर्टिफिकेट लेने आए हैं, दरियापुर कलां स्कूल था बवाना के पास दिल्ली में, रोहिणी साइड में। तो मैंने उनको कहा कि नहीं सर मैं ज्वाइन करने आई हूँ। तो वो इतने खुश हुए थे, मैं आपको बता नहीं सकती। लोकल स्कूल था गांव का, और वो पूरे स्कूल की कक्षाओं में मुझे लेकर गए। उन्होंने बोला कि ये हमारी बिटिया प्रकाश बिटिया है, ये देखो। और वो ये कहते थे, उन्होंने बोला कि ये हमारे सिर पे बैठेगी, ये प्रिंसिपल बनेगी जरूर। मैं तो उन अपने गुरुओं का आशीर्वाद मानती हूँ, आज तक मैं भूली नहीं हूँ उस चीज को। और मैं इतनी संकोच में, मैं लंच में स्टाफ रूम में बैठकर, मेरे टीचर होते थे, लेडीज टीचर का अलग था, जेंट्स का अलग था, मैं उनके सामने खाना नहीं खाती थी। उस टाइम में इतनी मेरे को संकोच होता था कि मेरे टीचर हैं। तो वो बेटे बेटे कह के, उषा मैम थी जो स्टाफ सेक्रेटरी थी, उन्होंने कहा कि अब तो तुम हमारे में शामिल हो गए। मैंने कहा मैम मैं कभी आप में शामिल नहीं हो सकती, मैं तो आपकी शिष्या हूँ। इतना गर्व महसूस करते थे। आज भी मुझे वो फर्स्ट ज्वाइनिंग का जो डे है वो याद है। तो बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा और परिवार का सहयोग इस तो क्या मुकाम तक मुझे। उस जिस स्कूल में आपने ज्वाइन किया था एज अ टीचर, तो क्या प्रिंसिपल भी हुए थे उस स्कूल में? नहीं, उस स्कूल में नहीं हुई मैं, वो तो फिर दूर पड़ था ना, उधर लोकल एरिया में था। फिर तो हम यहाँ पश्चिम बिहार में शिफ्ट हो गए थे। नांगलोई स्कूल में मैंने ज्वाइन किया और मेरे सर मेरे से मिलने आए। उन्होंने, मैं संस्कृत एकेडमी की कन्वीनर थी, हमारे स्कूल्स में प्रोग्राम होते हैं तो उस कन्वीनरशिप के उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड आती थी, उन्होंने मेरा नाम देखा, डॉक्टर प्रकाशी छिल्लर। छिल्लर मैरिज के बाद का था, तब तो शायद उनको पता भी नहीं होगा। और उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि मैं बोल रहा हूँ, हमारे वालिया सर थे, वो इंग्लिश पीजीटी थे। तो मैंने कहा, मैं एकदम आवाज़ पहचान गई और पश्चिम बिहार मेरे घर पर आए मैम वो। और मेरा प्रमोशन हो गया था, मैं खुद ड्राइव कर रही थी, ब्लैक मेरी गाड़ी थी, मैंने गॉगल्स लगा रखे थे, साड़ी पहन रखी थी। मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे एक बिटिया को देखते हैं ना, इतने खुश हुए। वो कहते हैं कि मेरी बिटिया को देखकर मेरा मन इतना खुश हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे ये, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत जुड़ी हुई हैं। और मेरे हस्बैंड घर पे थे, उन्होंने कहा आधा घंटा मैं रुकी, मुझे जाना था, मैं लेट हो रही थी। तो मैंने कहा सर आप रुकिए, खाना वाना खा के जाइए, मैं अभी छुट्टी कर लेती हूँ। नहीं मेरी बिटिया टाइम पे जाएगी, जो पंक्चुअलिटी आप में पहले थी मैं वो पीछे नहीं रहने दूंगा। हस्बैंड ने कहा कि मैं हूँ, इनके साथ 2 घंटे बैठे हैं, बाद में आराम से खाना वाना खिला के इन्होंने तब उनको भेजा है। तो ये चीजें पता नहीं कहाँ से, भाग्य में कौन किसका कहाँ मिलता है। मैं तो यही कहती हूँ कि उन सभी ये का तो सही आशीर्वाद। बात है। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के कार्यक्रम में, हम सबका अभिवादन करते हैं। हमारे साथ सीमा छिल्लर जी जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन है। डॉक्टर तनेजा लगातार बनी हुई हैं, सचिन जी लगातार बने हुए हैं, और सुरेंद्र शर्मा जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। हमारे साथ प्रभा सुहाग जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत प्रभा जी अभिनंदन है। शायद ये सारे लोग आपकी तरफ से हैं, पहली बार जुड़े हैं हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैं ज़्यादा आप सबका अभिवादन करती हूँ, ज़्यादा बड़ा वाला। और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, हमारे बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हमारा पेज है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, जो कि अब ट्रस्ट हो चुका है, लेकिन हमने अभी उसका नाम बदला नहीं है। उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। और हमारा यूट्यूब का चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अंजू कश्यप जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सभी का बहुत बहुत अभिवादन है, बहुत बहुत स्वागत है। और वाकई गणपति बप्पा। आदि गुलिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रितंबरा जी बहुत अभिनंदन है आपका, हमेशा की तरह आप भी आ गई हैं। और
हम सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। सुषमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुषमा शिरोमणि जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आह, बहुत अच्छा लगता है जब आपके प्रियजन आपसे जुड़ते हैं और किसी भी कार्यक्रम में जब आप आ रही हैं और उन्हें लगता है कि हमारे घर के बच्चे या हमारे घर से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो बड़ी खुशी होती है। बहुत सारे पुरस्कार भी आपके नाम से हैं। छोटी सी उम्र में आपने जो शिक्षिका का पद ग्रहण किया, वो वाक़ई एक उपलब्धि है जीवन की। हर व्यक्ति चाहता है कि हम जल्दी से पढ़ाई करके कोई अच्छी-सी जॉब लें। जब आपको पहला पुरस्कार मिला था, उसकी अनुभूति अगर आप हमसे साझा कर सकें, या परिवार का क्या अ, रिएक्शन था, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आपको मिली, तो हमें भी ज़रा आनंद आए सुनने में। ये भी मैम एक मैंने पहले ही बताया कि परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जितना मैं कर्मठ थी, जितना मैंने काम किया है, मुझे तो लगता है कि झोली भरते ही गए हैं वो साथ-साथ। मैं जेजे कॉलोनी नांगलोई में लेक्चरर के पद पर कार्यरत थी उस टाइम। मेरे कुछ टीचर्स भी, कोलीग भी जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल्स भी जुड़ी हुई हैं। ये सुषमा शिरोमणि का भी आपने बताया, ये प्रिंसिपल हैं एडेड स्कूल में, रिटायर हुए हैं अभी, तो कई लोग हैं उनमें से। सचिन, सचिन है, बुलाइए, पर ये बंद हो गया। वहां से ऑन करा था क्या किसी ने? क्या दिक्कत आ गई थी? हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया था मैम। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था, आप ऑनलाइन थी। आपको लग रहा होगा। अच्छा, ब्लैक इंक हो गया था एक्चुअली। अच्छा, कोई बात नहीं, वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू होता है। और संजीव पराशर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। और रीतांबरा जी, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे पहली बार किसी ने ये कहा कि कोई मेरी फ़ैन है, तो मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। और गणपति जी ने आज बहुत अच्छा उपहार दिया है। बहुत-बहुत आपका अभिवादन, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जी, आप कुछ कह रही थी? हाँ जी मैम, पुरस्कार प्राप्ति की बात मैं बता रही थी। मैं लेक्चरर के पद पर थी, सीनियर मोस्ट थी मैं वहाँ पर। तो मेरे प्रिंसिपल ने वीआरएस ले लिया उसी दौरान, और वाइस प्रिंसिपल को डेपुटेशन पर किसी और स्कूल में भेज दिया गया। हेलो, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, जी। आप बोलिए। जी। पूरा स्कूल 4000 बच्चे थे और 150 के करीब टीचर्स थे। पूरा स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंचार्ज मेरे ऊपर थी। और हिंदी मेरा सब्जेक्ट रहा है। 2 11th और 2 12th, 4 बड़े सेक्शन मेरे पढ़ाने के थे। मैं अपने डिप्टी डायरेक्टर के पास गई, मैंने उनसे बात की कि किसी के डेपुटेशन पर किसी को भेज दें। तो उन्होंने कहा कि मैम देखते हैं। ऐसे करते करते 9-10 महीने चले गए, पूरा सेशन बीत गया, कोई नहीं आया। हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर विजिट पे आए थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि आपने किसी अवार्ड के लिए अप्लाई किया है बेटा कभी? मुझे नहीं पता था कि अवार्ड क्या होते हैं। उन्होंने कहा कि आप टीचर्स अवार्ड के लिए अप्लाई करें। मैंने परफॉर्मा देखा, सारा कुछ उसमें भर के उन्होंने स्पेशल रिकमेंडेशन के साथ मेरा नाम भेजा और मुझे वो अवार्ड मिला मैम। राज्य पुरस्कार, जो हमारा दिल्ली का शिक्षक पुरस्कार होता है, राज्य शिक्षक पुरस्कार, स्टेट अवार्ड, उस टाइम मुझे मिला था। और उसी साल मुझे 3 अवार्ड मिले। और एक दिन तो ऐसा हुआ, स्टेट अवार्ड और फिर हिंदी अकादमी का भी मैंने भरा, उत्तम शिक्षक पुरस्कार, दोनों एक मॉर्निंग टाइम में था और एक आफ्टरनून में था। और फिर उसके बाद 19 नवंबर को मुझे इंदिरा पुरस्कार, जो कि हम पूरे जोन में एक टीचर को मिलता था। इस तरह से मैं बता नहीं सकती कि वो खुशी कैसे साझा करूं मैं। सच में मुझे ये लगा कि जैसे अभी मैंने बताया कि जिस दृष्टि से हम परमात्मा को देखते हैं, वो देनदार उसी ढंग से हमें देते हैं।
ऐसे करते-करते और 1 साल पूरा बीत गया, उसमें मैंने एग्ज़ाम भी करवाया। स्टाफ का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं टीम वर्क को इसका श्रेय देती हूँ। किसी भी जगह पर चाहे परिवार हो, चाहे स्कूल हो, चाहे समाज हो, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये सारा श्रेय मेरी टीम को था, मेरे जो कलीग्स थे, मुझे इतना सम्मान उन्होंने दिया। मैं भी उन्हीं के बीच में से एक थी, लेकिन वो प्रिंसिपल से कम नहीं समझते थे मुझे और मैं भी सबका बहुत रिगार्ड करती थी। हमने इतना अच्छा स्कूल चलाया कि जब रिजल्ट आया, सबने वहाँ पर मीटिंग में ये कहा कि नंबर 1 पर जे नांगलोई का स्कूल है जिसका 100% रिजल्ट है। क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज तो था ही। तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे लाइफ में आती गई, फिर पता चलता गया कि कैसे अवार्ड के लिए अप्लाई करना होता है, अप्लाई किए बिना तो कोई देगा नहीं। बिल्कुल स्कूल से सही फिर बात है। बहुत हाँ सारे जी, टीचर हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, सरकार को क्या पता, जब तक आप और आवेदन नहीं करेंगे। फिर अ, मैं जब प्रिंसिपल सेलेक्ट होकर आई तो मैं हर साल अपने 1-2 टीचर को ज़रूर अवार्ड की फाइल मैं अपने आप बनवाती थी बैठकर। कि हमारे पास और तो कुछ है नहीं, आप पे अपने ले रहे हैं, काम करते हैं तो कम से कम ये रिगार्ड आपको मिलना ही चाहिए। जो चीज़ें मटेरियल इकट्ठा करके हम रात को 8-8 10-10 बजे तक बैठ के मैंने उनकी फाइल खुद अपने हाथों से बनवाई और इस तरह से उनको भी जब एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो कोशिश की कि जितना अपने से हो सके। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हमारे हाथ में अगर जो है, वो अगर हम किसी के लिए कर दें तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं होती है। और आपने उपनिदेशक, शिक्षा उपनिदेशक के पद से सेवानिवृत्ति ली है 3 वर्ष पूर्व। तो वहाँ पर आपकी क्या भूमिका रही और किस रूप में रही? साथ ही आपको आज की शिक्षा नीति के तहत जो बदलाव हो रहे हैं शिक्षा के लिए स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, चूँकि ज़्यादातर आपका सरकारी स्कूल से वास्ता पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल थोड़ा अलग संस्थान है, तो उस नाते आपकी जो आपका जो कार्यकाल रहा उस दौरान शिक्षा में कितने बदलाव आपको महसूस हुए और आज की क्या स्थिति लग रही है? मैम देखिए, शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार हुआ है, अच्छी बिल्डिंग है बैठने के लिए, बच्चों के लिए, नहीं तो पहले क्या होता था, टाट पट्टियों पर बैठते थे बच्चे, घर से बोरी, कट्टे वगैरह लेके आते थे। लेकिन अब सब स्कूल्स में बढ़िया डेस्क हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, लाइब्रेरी हैं, बिल्डिंग बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। जिस बच्चों को फिर सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, यूनिफ़ॉर्म फ्री है, बुक्स फ्री मिलती हैं, स्कॉलरशिप भी मिलते हैं बच्चों को टाइम टू टाइम और एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं स्कूल्स में। एक्टिविटी की मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हैं, कल्चरल की एक्टिविटी हैं, इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। इस धरातल पर जब बच्चा एक मंच पर खड़ा होकर अपने स्कूल में फेस करता है तो वहीं से उसका कॉन्फिडेंस स्टार्ट हो जाता है। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, स्कूल से ही बच्चे निकलते हैं। मैं प्रिंसिपल रही, मैं अपने वहाँ की बात करूँ, मेरे स्कूल का एक-एक बच्चा, मैं सच बता रही हूँ, जे कॉलोनी के स्कूल थे हमारे, रीसेटलमेंट क्लस्टर था वहाँ पर, गरीब घरानों के बच्चे थे। लेकिन अगर मेहनत करवाने वाला टीचर है और प्रिंसिपल है तो वो बच्चे टॉप करेंगे। और ये एक चीज़ साझा करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, मेरे स्कूल की लड़की ने, दीक्षा ने दिल्ली टॉप किया था ह्यूमैनिटी में। दिल्ली में 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम में। इतनी बड़ी अचीवमेंट सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलना बहुत मुश्किल है, 97.6% मार्क्स उसके आए थे। तो ऐसा नहीं है, टीचर बहुत मेहनती हैं, थोड़ा-सा कुछ चीज़ें उनको जो एक्स्ट्रा दे रखी हैं, उसके कारण पढ़ाई में बाधा आती है। जैसे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन ड्यूटीज़ लग जाती हैं, बीएलओ के काम हैं और एक्स्ट्रा काम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण पढ़ाई प्रभावित होती है। जी, प्रकाश जी, जैसे कि अभी आपने ज़िक्र किया कि इलेक्शन ड्यूटी हो जाती है या हाँ और भी जी। सरकारी कुछ काम आते हैं तो फिर वो शिक्षक को ढूँढते हैं।
आपको नहीं लगता कि आपको या शिक्षा नीति से जुड़े हुए व्यक्ति या शिक्षा निदेशालय से जुड़े हुए जो बड़े अधिकारी हैं, उनको इस बात की पहल करनी चाहिए कि शिक्षक का काम बच्चों को पढ़ाना है, ना कि आप मुख्य काम से भटका रहे हैं, आप एक ऐसे काम में उनको डाल रहे हैं जिससे बच्चे परेशान होंगे, बच्चे इधर उधर भटक जाएंगे। तो इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए, या इसके लिए एक एक बात हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं कि ये काम मैम आप शिक्षक सरकार से मत करवाइए। तक पहुंचाने का काम एक्चुअली सब बाउंडेड है, ऑफिसर्स बाउंडेड हो जाते हैं। आपको पता है कि जो ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा, प्रिंसिपल क्या, टीचर क्या, ऑफिसर्स क्या, डिप्टी डायरेक्टर क्या, उनको वो मानना पड़ेगा। हम कानून में चेंज नहीं करवा सकते। जो जो रूल रेगुलेशन है, यूनियन करती हैं, हमारे यहाँ की यूनियन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और अब की बार जो यूनियन है, कृष्ण फोगाट जी हैं उसके, मैं उनको भी बधाई देती हूँ। इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो वो जरूर इस चीज को वो और उनकी टीम उठाती है। जैसे लेडीज टीचर की बहुत ज्यादा दूर ड्यूटी लगा दी जाती थी, या अनावश्यक कई बार परेशानी पैदा हो जाती है, ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिए जाते हैं, तो वो लोग इस तथ्य को उठाते हैं और डायरेक्टर से मिलकर आगे तक, एजुकेशन मिनिस्टर तक, सीएम तक ये चीज पहुंचाई जाती है। लेकिन वहां पर भी ठीक है, होता है, पर बिल्कुल तो उन चीजों से एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं, उनकी भी लिमिट्स होंगी शायद, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑफिसर्स इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, उनके तो काम है, उनको तो दिया जाता है कि आपको तो नीचे देना। वो अपने ऑफिसर्स को सुझाव मांगे जाते हैं तो हम जरूर देते हैं। जी, सरलता के लिए उनका नजदीक कर दिया जाता है। नाइट में जैसे जमा करवाने के लिए भेजना है, वहां पर जेंट्स टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है। वो कोऑपरेशन करते हैं, बट बिल्कुल डिनायल तो नहीं कर सकते। ये लिमिट्स हैं डिपार्टमेंट की। बिल्कुल। एक बहुत ही प्यारा संदेश आया है सचिन जी का, मुझे लगता है सचिन जी आपके पुत्र हैं, हाँ जी, मुझे मेरे ऐसा बड़े लग पुत्र। रहा है। जी, उन्होंने बहुत सुंदर संदेश भेजा है, मैंने फ्लैश किया था, लेकिन मैं दोबारा से उस संदेश को ढूँढ रही हूँ। उन्होंने लिखा है कि वो ऑलवेज़ आपके ऊपर प्राउड करते हैं, और किसी भी माँ-बाप के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसका बच्चा उसके ऊपर प्राउड करे। हम तो हमेशा बच्चों को आई प्राउड ऑफ यू कहते हैं, लेकिन जब बच्चे माँ-बाप को कहते हैं, वो जो क्षण होता है वो बिल्कुल दिल को छूने वाला होता है। थैंक सचिन यू जी, सो मच। बहुत-बहुत आपका अभिनंदन है, और बहुत सुंदर संदेश आपने भेजा। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ शिवांश मिश्रा की तरफ से एक संदेश है, और उन्होंने लिखा है कि अ, वैभवी जी, तो आप ग्रेट हो। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। ये मेरी खुशी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है किरदार इकट्ठे करना और किरदारों से बातचीत करना। वो काम हम सुचारू रूप से करते आए हैं। और प्रकाशी जी, जैसे कि हमारी बातचीत हो रही है, शिक्षा के तहत इतने साल आपने गुजारे, लेकिन शैक्षणिक रूप से जब कोई भी व्यक्ति जुड़ा होता है, बच्चों से जुड़ा हुआ होता है, एक अलग दुनिया में जीता है, और जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो आप एक अलग दुनिया में आ जाते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद भी ज़िंदगी होती है, और बहुत खूबसूरत होती है ज़िंदगी। तो रिटायरमेंट के बाद का क्या प्लान है? क्या कुछ अलग करना चाहती हैं, या कुछ और सोचा है आपने? देखिए वैभवी जी, हमारा एक स्कूल, बट मैं सच बताऊं तो बिजनेस दो तीन ऐसे हमारे फैल गए कि उसमें मैं अकेली तो फिर नहीं संभाल पाती। बच्चे टचवुड अपने काम में लगे हुए। एक हॉस्पिटल हमने बना रखा है, अपना हॉस्पिटल है, तो उसमें लग गए। इधर हस्बैंड का भी बिजनेस है, तो इसलिए फिर स्कूल का अभी आइडिया ड्रॉप कर दिया। अभी भी है मन, कई बार बड़ा बेटा मेरा बहुत ज्यादा इस चीज के लिए करता है कि मम्मी जाते जाते कम से कम कुछ तो एक संस्थान ऐसा बना के जाओ। तो कोई कॉलेज खोलेंगे हम, या तो मेडिकल कॉलेज की कई बार माइंड में। अब देखो फ्यूचर बताएगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। छोटा बेटा भी इस चीज के लिए विलिंग होता है कि मम्मा करेंगे। मेरी बहुएं भी इस चीज के लिए कि मम्मा हम साथ हैं। सबसे बड़ी बात फैमिली की मैं करूं तो मैं, मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ कि ऐसे सभी को मिले। मेरे इतने छोटे छोटे जो ग्रैंड सन अभी झांक झांक कर देख कर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी हमारी बा बोलते हैं वो दादी को, दी ग्रेट।
तो ये चीज़ फ्यूचर के लिए देखते हैं। बाकी मेरा टाइम यहाँ पर पार्क में शाम के टाइम मैं बच्चों को जैसे लेके जाती हूँ, चाहे वो माली का बच्चा है, चाहे वो कुक का बच्चा है, चाहे वो बाकी सोसाइटी में अच्छी फैमिलीज के सभी बच्चे जाते हैं, मैं सबको इकट्ठा करती हूँ और उनको नैतिक मूल्य मैं ज़रूर बताती हूँ। डिसिप्लिन, करेक्टर से रिलेटेड, उनको छोटी-छोटी चीज़ें, गुड टच, बैड टच ओपनली बताती हूँ, उनको पता होना चाहिए। और फिर मैं उनको गेम खिलाती हूँ, प्राचीन गेम खिलाती हूँ, जैसे उनको आँख बंद करके खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, योगा करवाती हूँ मैं उनको और मैं रेस करवाती हूँ उनको फिर। पहले इंडिविजुअल टाइमर लगाकर सारे दौड़ते हैं, 20-20, 25-25 बच्चे दौड़ते हैं। फिर इकट्ठे उनको दौड़ाती हूँ और बड़े खुश होते हैं। किसी दिन नहीं जाती तो उनको बड़ा होता है, मेरा सब्जी बेचने वाला है, वो लड़का आता है, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो साथ में आएँगे। पहले कोई विश नहीं करता, मैं सबको कहती हूँ कि अपने से बड़ों को विश किया करो, पैर छूने चाहिए। तो वो दूर से आके दादी नमस्ते, पैर छुएँगे और शिकायत लगाएँगे कि उसने पैर नहीं छुए थे और फिर कहेंगे दादी कल आप नहीं आए थे, कोई काम हो जाता है, उसने उसने लेस नहीं की, वो आप नहीं आए थे ना, तो उसकी एब्सेंट लगा देना। तो ये छोटी-छोटी अचीवमेंट है। फिर मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाती हूँ, मैं क्लिक करती हूँ कि आ जाओ मेरे साथ, सारे पीछे खड़े हो जाएँगे। कभी हम कुछ तोता बनूँ, चिड़िया बनूँ, ऐसी-ऐसी पोएम उनको, तो इस तरह से खुश हो जाते हैं। 1 डेढ़ घंटे का टाइम शाम के टाइम मैं कोशिश करती हूँ निकालने का। बहुत सुंदर समय बाकी व्यतीत आप कर रही हैं और जैसा कि शुरू में भी मैंने कहा था, मैं पुनः अभिवादन करती हूँ वंदना टंडन जी का। और पहली बार आप हमारे साथ जुड़ी हैं और पुष्पलता जी ने विशेष मुझे कहा है कि मैं आपका अभिवादन करूं। दोबारा से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं चाहूंगी कि आप हमेशा हमारे साथ बनी रहें। प्रकाशी जी, बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ समय बिताना और एक लंबी यात्रा तय कर ली शिक्षा के क्षेत्र में, जबकि आप हमेशा बच्चों से ही घिरी रही। जब आप स्कूल में टीचर थी, जब आप स्कूल में प्रिंसिपल थी, निदेशालय में तो आप बाद में गई, लेकिन शुरू के दिनों में आप बच्चों से जुड़ी हुई थी। वही चीज आज आपको मिल रही है, तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आ, हर व्यक्ति, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके मन में एक बच्चा होता है और आपकी बातों से जैसे कि आप बच्चों के साथ लगाव रखती हैं, तो मुझे विश्वास है कि जो आपका बचपन रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बचपने वाला और बड़ा नटखट रहा होगा, या आप संजीदा रही हैं? क्या थी आप बचपन में? नहीं, मैं बहुत नटखट तो नहीं थी, मैं तो बाद में बहुत ज़्यादा हुई हूँ। मैं बड़ी सिंपल लाइफ़ मेरी रही है, मैं बड़ी चुपचाप रहने वाली, अपने काम से काम। अच्छे बच्चों में थे हम, 2-3 मेरी फ्रेंड थे, हम जो टॉपर रहे हैं, तो हम पढ़ाई में अच्छा वो रखते। मेरी नानी जी थोड़ा-सा सख्त थी क्योंकि दूसरा गाँव था, नानी के गाँव में रहते थे, तो उनको ये लगता था यहाँ की प्रॉपर्टी हमारे पास है, ज़्यादा किसी के घर आना-जाना ऐसे नहीं रखती थी कि बच्चे किसी के यहाँ नहीं। मेरे यहाँ पर शाम को 2 घंटे के लिए पड़ोस के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। मैं आपको बताऊँ 8th में मैं जब थी तो छोटे बच्चों को मैं तब पढ़ाती थी उनको ऐसे ही, जैसे बच्चे आ जाते थे पढ़ने के लिए। मेरी क्लास फेलो थी, वो आती थी होमवर्क करने के लिए। तो उनके लिए नानी कुछ ना कुछ फ्रूट काट के देती। इस तरह बैठ के हम आपस में बातें करते थोड़ी-सी देर, लेकिन मुझे ये होता था कि पहले होमवर्क करें हम। और अच्छी सुंदर राइटिंग, एक अक्षर अगर मेरा कहीं से गलत हो गया तो मैंने कभी पेज भी नहीं फाड़ा, लेकिन मुझे बड़ा रोना आता था कि मेरी इसमें इंक खराब हो गई। उसको मैं ब्लेड से ऐसे करके उसको ठीक करती थी। तो इस तरह की चीज़ें रही हैं। पढ़ाई में ही मेरा ज़्यादा रुझान रहता था। और मेरे ब्रदर मेरे से बड़े वाले थे, वो बड़े शरारती थे, नटखट थे, जो एक्सीएन रिटायर हुए हैं। हम 2 बहन-भाई नाना-नानी के पास रहते थे। वो मेरे को कहते हैं, हम रात को जैसे पढ़ते तो वो लाइब्रेरी की बुक लेकर आते थे, तो बुक के बीच में रख के वो पढ़ते, तो मैं उनको ये कहती कि मत पढ़ो, मैं नाना को बताऊँगी। तो वो कहते कि मैं पिटाई करूँगा तेरी। अब वो पिटाई तो मेरी क्या करेंगे, बट उनके आगे तो मैं नहीं कहती, पर मैं नाना को अगले दिन बता देती थी कि आप चुपके से आके और चेक करना कि ये क्या पढ़ रहे हैं, मेरी देखना आप पहले बुक। तो वो मेरे को ऐसे आंखें तरेरते थे कि तूने बताया होगा। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बताया। और नाना अगर उनको डांटते तो मैं कहती कि नहीं नाना, ये तो अभी अभी ली है इन्होंने बुक।
तो इस तरह का रहता, वो भाग जाते थे पड़ोस में बच्चों के साथ। शिकायत भी लगाना है और बचाना भी है, दोनों काम करती थी आप। बिल्कुल, थोड़ी सी देर नहीं आते तो मैं ऐसे परमात्मा से विनती की, भगवान मेरे भाई को जल्दी भेज दो, वो कहीं भाग ना जाए। तो इस तरह की मेरी नेचर रही है। बाकी अच्छा शांतमय जीवन रहा है मेरा, क्योंकि नानी मेरी बड़ी धार्मिक महिला थी, इतने कहानियां सुनाती थी, सारी चीजें, राजा हरिश्चंद्र की कहानी, रामायण महाभारत। मेरी मम्मी रामायण पूरी सुनाती थी। नीम का पेड़ था हमारे दरवाजे के सामने, हमारा ही जो एक प्लॉट था उसमें, और गांव के जेंट्स और लेडीज बैठकर रामायण सुनने के लिए आते थे, रामचरितमानस। मेरी मम्मी 5 क्लास पढ़ी हुई थी, लेकिन पढ़ने का उनको बहुत शौक था, उन्होंने अपने सारे बच्चों को इसीलिए पढ़ाया। जी, और प्रकाश नानी जी एक बात मैं जानना चाहती हूँ, जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत है। जैसे कि आपने कहा कि पुराने ज़माने में नानी, दादी या माँ बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती थी, भगवान जी की होती थी, हरिश्चंद्र जी की होती थी। तो आपको लगता है कि इस चीज़ की कमी आ गई है आज? आज भी माँ-बाप को अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज़ के लिए ये कहानियाँ सुनानी चाहिए, या आज के माँ-बाप के लिए एक शिक्षा निदेशालय में आप रही हैं, तो शिक्षा से जुड़ा हुआ क्या संदेश आपका होना चाहिए बच्चों के लिए भी और माँ-बाप के लिए भी? मैम जरूर, देखो परिवार एक बहुत बड़ी चीज होती है जो जिससे हमें बहुत कुछ मिलता है। संस्कार की हम बात करें तो परिवार से ही संस्कार मिलते हैं। छोटे बच्चों को क्या बड़े बच्चों को भी एक जो मॉरल एजुकेशन है उसका उनके जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है। 10 चीजें हम उनको बताएंगे तो 10 की 10 नहीं तो 5 तो वो जरूर दिमाग में रखेंगे। इसलिए स्कूल में भी नैतिक शिक्षा का एक पीरियड जरूर होना चाहिए, होता भी है। मैं प्रिंसिपल रही हूँ, मैं अपने टीचर्स को ये कहती थी, शिकायतें ये वो सब एक तरफ हैं, बच्चों की परेशानी के अंदर उतर कर जाओ। कोई भी बच्चा स्कूल में खराब नहीं होता है, यही बात घर में भी हम कहते हैं। स्कूल में टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। शिक्षा जगत से जो इंसान जुड़ जाता है वो सबसे पहले क्लास में जाए, मेरा यही संदेश होता है अपने टीचर्स को भी, प्रिंसिपल को भी मैं यही बोलती थी, क्योंकि हमारे अंडर इतने प्रिंसिपल्स रहे हैं। हम स्कूल में जाकर मैं बच्चों से घिर जाती थी। मैं डिप्टी डायरेक्टर होते हुए भी संकोच नहीं था मेरे मन में, बच्चों के बीच में मैं उतर जाती थी और उनसे कि आओ चलो आज थोड़ी सी बात करते हैं। फ्री होकर, पढ़ाई लिखाई तो सारी जिंदगी की है, और इतने टेक्निकल चीजें बन गई हैं, कंप्यूटर पे सारी चीजें, सारी जानकारियां मिल जाती हैं, लेकिन ये चीजें नहीं मिलती हैं। माँ बाप के पास समय नहीं है, बड़ा अभाव है। मेरा यही संदेश है कि अपने बच्चों से जुड़ाव जरूर होना चाहिए हमारा। कुछ समय के लिए दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट हम बच्चों के साथ बात करें। माता पिता का, ये पिताजी का विशेषकर एक बहुत बड़ा रोल है। आजकल फादर कमाने में लगे रहते हैं, बच्चों के साथ समय नहीं बिता दे पाते। मदर सुबह निकलती हैं, वर्किंग है मोस्टली, लेकिन बच्चों को जरूर टाइम दें, उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, वो उनके दोस्त बने। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे डरे नहीं, डरें लेकिन डर सदमे में वाला नहीं। उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं ये बात कहूंगा तो मेरे पेरेंट्स बुरा मान जाएंगे या उनको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे भी घर में छोटे बच्चे हैं, उनको बिल्कुल फ्रीली हमने ये कह रखा, कोई भी बात हो आप घर में आकर बताओगे, शेयर करोगे, उसका समाधान है। माता पिता से अच्छा दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। जितना शुभ चिंतक वो हो सकते हैं, कोई नहीं होगा। मेरी फैमिली में इतनी बड़ी फैमिली है, मेरे भतीजे भतीजियां सभी बच्चे, उनके बेटियों की भी शादी हो गई है, उनके बच्चों की, वो उनको आज भी है कि नानी से पूछ लो ये चीज। मार्गदर्शन की हम बात करें तो कहीं ना कहीं उस चीज का समाधान मिलता है हमें में। और ये कब होगा, जब बच्चे निडर होकर अपनी बात को सामने रखेंगे। रही बात स्कूल में भी, हमारे पास ऐसे क्लस्टर के बच्चे आते थे, उनके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता था, उनके फादर तक उनके साथ गलत हरकत कर देते थे। मैं अपने स्कूल की ही एक घटना बताती हूँ। एक 11th क्लास की बच्ची थी और उसके फादर ने उसके साथ बहुत गलत किया। वो ऐसी सहमी रहती, मेरी होम साइंस की एक टीचर थी, उसने आकर मुझे बताया कि मैम वो लड़की बहुत अच्छी थी, वो 5-6 दिन से बड़ी अपसेट है। मैंने उसको बुलाया, वो रोती जाए, वो कहती कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा तेरे पेरेंट्स को बुलाऊंगी।
वो लिटरली ऐसे चीख कर रोई, वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं बुलाओगे आप। मदर थी नहीं। मैम, हमने स्कूल के बाद उसको रोका, मैंने कहा बेटा मुझे बताओ। उस बच्ची ने बताया, पुलिस कंप्लेंट करवाई मैंने, और उसके फादर को हमने अरेस्ट करवाया। लड़की को हमने कहा कि तेरा है कोई, उसने कहा मेरी बुआ बहुत अच्छी है, उसकी बुआ को भी बुलाया। तो मतलब लंबा एपिसोड था वो। तो इस तरह का टीचर्स को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये नहीं कि हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, हमारी छुट्टी होने के बाद हमारा कोई काम नहीं है। एक खुला प्लेटफॉर्म जरूर रखना चाहिए, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो टीचर है। और टीचर से तो बच्चे बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, मदर से भी ज्यादा प्यार करते हैं। घर में मदर्स को भी अपने बच्चों की प्रतिक्रियाएं देखनी चाहिए, वो किस ढंग से रिएक्ट कर रहा है। कई बार बच्चा बड़ा चुपचाप होता है, कोई ना कोई तो रीजन है। छोटा बच्चा भी होता है, मायूस हो जाता है, किसी बात को कह नहीं पाता, स्कूल नहीं जाने का उसका मन होता, तो उसके पीछे क्या है, ये चीज हमें जरूर देखनी चाहिए। और मुझे लगता है आजकल के ज़माने में इस बात की ज़्यादा अहमियत हो गई है, और इस बात को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि बच्चा अगर जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह है। क्योंकि आज जिस परिवेश में हम स्वयं हैं और हमारे बच्चे हैं, तो थोड़ा-सा तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों के प्रति हमें उदासीन होने की कतई ज़रूरत नहीं है। और जयप्रकाश जी लगातार हमारे साथ बने हैं, और अनीशा शर्मा चिल्लर हमारे साथ जुड़ी हैं। एशना 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 चिल्लर। एशना शर्मा चिल्लर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन। चश्मा आज नहीं लगाया है मैंने, शायद इसीलिए। डॉटर इन लॉ है मेरी। एक बात और है, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि आपकी जॉइंट फैमिली रही है। आज की परिस्थिति ऐसी है जहाँ पर लोग न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं, और मैं उसे हमेशा बॉम्ब कहती हूँ। न्यूक्लियर फैमिली मतलब बॉम्ब जो कभी भी फट सकता है। जी। आज के इस कार्यक्रम के दौरान अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपके तरफ से, आपके संदर्भ में अगर हम बात करें कि बहुत कम परिवार है जहाँ संयुक्त परिवार है, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने भी एक संदेश भेजा है अभी, मैंने देखा था कि संयुक्त परिवार की बहुत जरूरत है आज के समय में। आप क्या कहना चाहती हैं, आपके क्या विचार हैं? मैम देखिए, संयुक्त परिवार की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, परिवार में हलचल रहती है, सबके विचार एक जैसे नहीं होते, कठिनाई तो है, समस्या है, लेकिन उस समस्या का समाधान सब मिलकर करेंगे तभी चलता है। मैं अपने परिवार की बात करूं, 10 मेंबर हैं मेरे परिवार में, मेरे हस्बैंड, मैं, दोनों बेटे, दोनों बहुएं, दोनों के बच्चे हैं। बहुत अच्छी बात है, बेटों की बहुत अच्छी आपस में बनती है, बहुओं की भी बहुत अच्छी बनती है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई विचारधारा में भिन्नता है। कभी कोई छोटी मोटी बात आमने सामने कोई वो नहीं हो, किसी को कोई चीज पसंद नहीं आई है तो मेरा बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं दोनों को बैठा के कि बेटा जो तुम्हें चाहिए ये है सामने। बच्चे हैं, बच्चों को ये तक नहीं पता है कि बड़े पापा हैं तो उनके साथ क्या करना है, बड़ी मम्मी है, सारी चीजों की जिम्मेदारी ऐसे ले। छोटे वाले बच्चे हैं, वो इतना विश्वास करते हैं भाई और भाभी के ऊपर कि वो देख लेंगे। छोटी चाची है, बच्चे ऐसे चाची को दोस्त की तरह, चाची चलो ये चीज दिलवा के लेके आनी है। बड़े वाले का छोटा बेटा एक दिन कहता है चाची मार्केट चलो, और 2500 रुपए की कार ले आया। मैंने कहा इतना क्यों दिलवा कर लाई? कहती है कि माँ क्या हो गया, ये तो रिदान ही तो है जो चीजें मांगता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों की ये खुशियां अगर आपस में मिलकर बांटें और एक दूसरे को रिकॉग्निशन दें हम, तो संयुक्त परिवार चलता है। और सब आप अपने और खिंचाव करेंगे तो मैम कभी भी नहीं चल सकता। बिल्कुल। एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है कि जब आप उपनिदेशक के पद पर रहीं, और हो सकता है कई बार आपको स्कूल का विज़िट भी करना पड़ता होगा। हाँ तो जी। क्या कभी स्कूल के किसी विज़िट में, स्कूल जब आप गईं निरीक्षण के लिए, कभी कोई ऐसी वारदात जो आप हमारे कार्यक्रम के द्वारा हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें? कोई ऐसी बात जो आपको या तो बहुत अच्छी लगी या बिल्कुल अच्छी नहीं लगी? देखिए मैम, पब्लिक स्कूल्स में हमारे विजिट थोड़े से फॉर्मल ही होते थे, या तो कंप्लेंट बेस पर होते थे। कंप्लेंट आई, उसको हमने, जैसे डीपीएसआर के पुरम की बात करूं मैं, बहुत बड़ा
इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो बड़े अपने सारी चीज़ें अच्छी रखते हैं, ऐसा नहीं है। हम सीबीएसई के इंस्पेक्शन के लिए जाते थे वहाँ पर केवल, तो उन चीज़ों में हम उनका रिकॉर्ड देखते, उन चीज़ों में हमें कुछ नहीं कहने की ज़रूरत, जो अगर ऐसे इतने बड़े इंस्टीट्यूट में क्या देखने को मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। एक आध स्कूल में, जैसे एक रियान इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें एक बच्चे की डेथ हो गई थी। वो 5-6 साल का था, फर्स्ट क्लास का बच्चा था, जी और फिर उसमें जी। वो बड़ा न्यूज़ हाईलाइट में भी हुआ आई था। ये बात। जी उसमें हाँ, हम इंक्वायरी के लिए गए थे। यद्यपि उसमें देखो, स्कूल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई मिसहैपनिंग हो। स्कूल का भी नाम बदनाम होता है, फेम में बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा स्कूल है रियान इंटरनेशनल, स्टाफ बहुत बढ़िया, प्रिंसिपल बहुत अच्छा। अब वो बच्चा कैसे निकला, क्या निकला, हमने तो उस चीज़ की इंक्वायरी की, फिर वो एसडीएम को इंक्वायरी कर दी थी। मैंने चीफ जस्टिस के कोर्ट में भी उस केस को मैं खड़ी हुई हूँ जाकर, और हमने अपनी जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उनको दी है। बाकी स्कूलों में हम जाते हैं, अच्छा रहा। भटनागर स्कूल में गए हम, इधर से हमारा ये माउंट कार्मल स्कूल था, क्रिश्चियन स्कूल है। बाकी सब स्कूल्स में बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए मॉरल रखते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, फीस लेते हैं तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सारा बहुत अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, वेल सेटल्ड हैं, और बच्चों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और परिवार का बड़ा रोल है। पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, उनको फैसिलिटी मिलती हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स की हम तुलना करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में मैम पेरेंट्स की तरफ से कॉपरेशन नहीं मिलता। उनको बुलाते भी रहते हैं, उनको बेचारों को ये तक नहीं पता होता कई बार कि मेरा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है। 3-4 स्कूल इकट्ठे हैं तो उनको ये नहीं पता मेरा बच्चा किस स्कूल में है। उनकी भी मजबूरी है, लेबर वर्ग है, लो लेवल के हैं, फिर भी उन बच्चों में से जेम निकालना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये चीज़ें, ये डिफरेंस तो है। एडेड स्कूल्स में हम गए हैं, एडेड स्कूल्स अच्छे हैं, उनके अपॉइंटमेंट वगैरह हम करके आते थे, रिक्रूटमेंट, तो उसमें बोर्ड में हम होते थे। उन स्कूलों का भी अच्छा है, पर उनको एड कम मिलती है। 95% टीचर्स की सैलरी की स्टाफ की मिलती है, और बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस की नहीं मिलती। वो एक माइनस पॉइंट है, वो टाइम टू टाइम मुद्दा उठाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। पब्लिक स्कूल्स अच्छे हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं मैम। और मेरे इतने इसमें आप भी कमेंट्स देख रहे होंगे, जो परिवार के सदस्य हैं, जिन जिन बच्चों का योगदान रहा है, मेरे मेरा योगदान रहा है, लिख रहे हैं। ये जयप्रकाश बिरमान है, मेरी भतीजी के हस्बैंड हैं। अपने बच्चों को यही कहते हैं कि नानी जी से बात करो। तो ये चीज़ें, ये इन सब के लिए मैं आभार व्यक्त करती जी हूँ कि बिल्कुल। सबने अपनी लाइफ में मेरा बहुत बड़ा स्थान रखा है, और रखते हैं, बच्चे भी, बड़े भी। अब तो सभी के बच्चे, इनके बच्चों की भी शादियां हो गई हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जी डॉक्टर प्रकाशी, समय कैसे बीत गया मुझे, जी समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 1 घंटा होने वाला है, और बहुत सारी बातें आज आपने साझा की अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई। और लेकिन एक बात होती है कि आप ने जो सीखा है वो आप अपने बच्चे को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप तो बहुत अच्छे, कई बार ऐसा होता है परिवार बहुत अच्छा होता है, जो माता पिता होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे उलट हो जाते हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं कि माता-पिता बहुत अच्छे हैं, परिवार में सब अच्छे हैं, बच्चों के अंदर जो बदलाव है वो क्या संगति का असर है या कुछ और? वैभवी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है ये आज के युग में, और ऐसे एक आध बच्चे को मैं भी जानती हूँ। पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं हर तरह से, बहन डॉक्टर है, मदर फादर बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन बच्चा जो है वो पता नहीं किस संगत के कारण कहाँ पर निकल गया। कई बार क्या होता है कि एक दूसरे की जो होड़ वाली बात है, जो कंपटीशन की भावना बच्चे ने पड़ोस में देखा किसी को,
इसका बच्चा तो ऐसे चल रहा है, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर प्रेशर रखते हैं। दूसरी तरफ वो ये नहीं देखता कि उस टाइम पे बच्चों की, देखिए एडोलसेंस की जो एज होती है वो ऐसी होती है कि उसमें बच्चे को जो समझाएगा, अगर उसका दिमाग दूसरी तरफ चल रहा है तो वो उसको एनिमी ही दिखाई देगा, अपना शत्रु ही दिखाई देगा। वहां पर जाकर वो चीज बिगड़ती है। उस टाइम पर पेरेंट्स कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अपने बच्चे को मैं ये कहूं कि उन्होंने संभाला नहीं होगा या समझाया नहीं होगा, लेकिन किस लेवल पर समझाना है ये एक बहुत बड़ी बात है। वहां पर हमें देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, बंदा और चीजों में फंस कर रह जाता है, परिवार के बीच में या बिजनेस में या कोई और काम उसका है, और बच्चे उस चीज का गलत फायदा उठाने लग जाते हैं। जो दोस्त होते हैं वो उनको दिखता है कि इसके पास पैसा है, अच्छा पैसा है, पैसे के लालच में उसको ऐश करवाएंगे, वो गलत शिक्षा दिलवाएंगे। बच्चों को तो अच्छा लगेगा, पढ़ना किसको अच्छा लगता है? अगर पेरेंट्स कहेंगे कि पढ़ाई कर या कहीं जाने आने के लिए रोकेंगे, तो वो फिर बच्चे हावी होते चले जाते हैं। इसीलिए बच्चों पर स्टार्टिंग से नजर रखनी है। एक तो ये आजकल के जो इतने संसाधन हमारे पास आ गए हैं, फोन है, लैपटॉप है, हर बच्चे के पास है। हमें ये देखना हमारे लिए बहुत बड़ी ड्यूटी है, खासकर मदर की। रात को भी हमारे बच्चे पढ़ते थे, सेकंड फ्लोर पे मेरा बच्चा तैयारी कर रहा होता तो मैं 10 बार जाती थी किसी किसी बहाने से। उस पे रेलिंग पे ना मेरे रिंग की आवाज आती थी। आज तक मेरे बेटा कहता है हमें मम्मी का पता लग जाता था कि मम्मी आ रही हैं। तो ये चीजें सब पेरेंट्स को मैं यही एक संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों पर कंट्रोल करें। कंट्रोल उनका प्यार से जरूर करें, और प्यार के साथ साथ थोड़ी बहुत हमें डांट भी देनी है। तो ये चीजें तो छोटा सा ये चीजें बच्चे तो हमें जरूर देखनी चाहिए मैम। मेरा बहुत तो अच्छी बात आपने कही है। है। हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। और सही कहा है, सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने एक संदेश भेजा है कि कभी-कभी उग्रसेन के घर पे कंस पैदा हो जाता है। ये वाक़ई हाँ सही जी। बात है। जयप्रकाश जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है, मैं पढ़ती हूँ और चलते-चलते आप एक संदेश दीजिए हमारे दर्शकों को। उन्होंने लिखा है कि बुआ जी, हमने और हमारे बच्चों ने आपसे बहुत कुछ सीखा है जीवन में। तो ये अच्छी बात है, आपके परिवार के लोग आपको इतना प्यार करते हैं, चाहते हैं। और थैंक चलते-चलते यू क्या कहना चाहेंगी आप डॉक्टर प्रकाश जी? मैम। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि एक तो सकारात्मक विचारधारा के साथ हमें जीवन को अपनाना चाहिए। जो भी कुछ है परमात्मा ने जितना दिया है हम परिश्रम से उसको बढ़ाएं। दूसरों के लिए नकारात्मक विचार ना रखें। और सबसे बड़ा धन बच्चे हैं हमारे, उनको सद्मार्ग पर लेकर चलने की प्रेरणा दें, मार्गदर्शन दें उनको। और शिक्षा को शिक्षा की तरह से ही हम अवश्य अपनाएं। कितना धन संपत्ति कितना भी हो, बच्चों के माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, अब नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, पापा का बिजनेस संभाल लेंगे, या हमारा तो हॉस्पिटल चल रहा है, हमारे पास काम की कमी नहीं है। ये चीज कभी भी नहीं आनी चाहिए। कर्म ही पूजा है। कर्म क्षेत्र में उतर कर ही मोती मिलेंगे, अन्यथा ढूंढते रह जाएंगे। मैं बहुत तो सुंदर संदेश आपने दिया है। बात करूंगी, कर्म करते रहो, परमात्मा अवश्य फल देगा। मेरी सबको यही बिल्कुल, आज शुभकामनाएं हैं। नहीं तो कल देगा, बिल्कुल सही कहा आपने। और परमात्मा का जो आशीर्वाद है वो हमें भी मिल रहा है, तभी हम निर्बाध इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। पिछले जी 3 वर्षों से, साढ़े 3 वर्षों से लगातार परिचर्चा और किरदार ज़िंदगी लेकर आ रहे हैं। और डॉक्टर प्रकाशी छिल्लर को अभी आप सुन रहे थे, उनके व्यक्तित्व को आपने देखा, आपने सुना, इतनी सारी उपलब्धियाँ और इतने सरल स्वभाव की। आपका डॉक्टर छिल्लर बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पूरी टीम की ओर से। बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप जुड़ी और आपने इतनी सारी बातें हमसे साझा की। बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी वैभवी जी आपको और पूरी टीम को, डॉक्टर पुष्पलता मैम को, सबका हार्दिक आभार। और जो भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जितने सहृदय, मैं उन सब का भी विशेष धन्यवाद करती हूँ। और सब ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक माध्यम हूँ। मेरी सबके लिए यही शुभकामनाएं हैं। सभी परिवार
खूब खुश रहें, सुख शांति समृद्धि सबके परिवार में बनी रहे। परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना। बहुत हार्दिक बहुत आभार व्यक्त करते हैं तमाम सुधी श्रोता जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पिछले 1 घंटे से, हर कार्यक्रम को देखने आती हैं। रितांबरा जी, विशेष आभार आपका, आपने आज मेरा दिन बना दिया और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप अपना कीमती वक्त हमें देते हैं और जो वक्त देता है आज के दिन, आज के इस भागा-भागी ज़िंदगी में, वो एक बड़ी बात होती है। आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अगली बार फिर नए किरदार से मुलाकात होगी और चलते-चलते श्री भारत भूषण आर्य जी का वही दोहा, जिस दोहे से आज के कार्यक्रम की हमने शुरुआत की थी कि लंबोदर है गज बदन, दो ऐसा वरदान, लंबोदर है गज बदन, दो ऐसा वरदान, अक्षर अक्षर ब्रह्म हो, अक्षर अक्षर ज्ञान, अक्षर अक्षर ब्रह्म हो, अक्षर अक्षर ज्ञान। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि।